नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निःशुल्क क्लासेस में। आप सभी का अभिनंदन। तो कल जो एक चर्चा हुई थी कि आपको व्हाइट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड में से क्या चुनना है, तो अधिकांशतः स्टूडेंट्स ने वही बात बोली जो मैं चाहता था कि हमें पढ़ने से मतलब है। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए राइटिंग भी थोड़ी अच्छी लिखूं। वैसे मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है बोर्ड पर, तो अच्छे लिखने का प्रयास करूं। मेन कंटेंट से मतलब है बढ़िया उदाहरण आपको मिलेंगे, बढ़िया चीज़ें जानने को, कुछ ऐसी चीज़ें जानने को मिलेगी जो आपने नहीं जानी है अभी तक समास वगैरह के बारे में। तो ये जो समास वगैरह टॉपिक है, ये स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, हर भर्ती में काम में आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं समास शब्द जो होता है वो सम धन आस, सम धन आस के योग से बनता है। क्या बनता है? सम धन आस के योग से बनता है समास। आप सब जानते हैं, ये बहुत पॉपुलर भाषा है। और इस समास शब्द की अगर परिभाषा देखें तो हम जानते हैं कि एक दूसरे के निकट बैठाने से होता है वगैरह, क्योंकि इसमें दो चीजें होती है। देखो, सबसे पहला तो एक तो होता है समस्त पद। क्या होते हैं? समस्त पद। और एक होता है समास विग्रह। एक होता है समस्त पद और दूसरा होता है समास विग्रह। समस्त पद क्या है? समस्त पद का मतलब, जैसे हमने कहा देव के लिए आलय, तो इसका हम समस्त पद बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा? इसका बन जाएगा देवालय, बन गया। समास विग्रह क्या है? जैसे हमारे पास शब्द है विद्यालय, तो इसका समास विग्रह करेंगे। बिल्कुल, मैं मार्कर बराबर चेंज करता रहूंगा। विद्यालय, तो यहां इसका विद्या के लिए आलय जो है वो क्या है? विद्यालय। समास विग्रह क्या है? विद्यालय। तो समस्त पद, हम समस्त पदों को एक जगह करते हैं, विग्रह समस्त पद का हम क्या करते हैं? विग्रह कहते हैं। दूसरी चीज जो आती है कि समास का एक प्रश्न बहुत बार आता है कि समास का विलोम क्या होता है। तो आप सब जानते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। समास का विलोम होता है व्यास। क्या होता है समास का विलोम? समास का विलोम होता है व्यास। बिल्कुल दोस्तों, समास का विलोम होता है व्यास। छोटी छोटी बातें हैं, वो ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ठीक है, समास का विलोम क्या होता है? एक सेकंड, ये थोड़ा सा माइक का तार है, सही कर देते हैं। ठीक है, हाँ जी। देखो, अब सबसे बड़ी एक बात आती है कि आखिर इस समास टॉपिक की, या हमें ये जो समास पद होते हैं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता जो है वो क्यों पड़ी? क्योंकि भाषा के सौंदर्य में अभिवृद्धि हेतु समास की आवश्यकता पड़ती है। भाषा के सौंदर्य में अभिवृद्धि हेतु समास की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कैसे? इस बात को हम प्रमाणित अगर करना चाहें तो हम प्रमाणित जो है वो कैसे करेंगे? आप देखें, एक बात सोचो। मैंने कहा, एक वाक्य उदाहरण से समझाता हूं। मैंने कहा पति का व्रत लेने वाली, पति का व्रत लेने वाली स्त्री आ गई। पति का व्रत लेने वाली स्त्री आ गई। और दूसरा मैंने यूं कहा इसे, पतिव्रता स्त्री आ गई। तो अब आप खुद देख सकते हैं, हम किसी के बारे में पति का व्रत लेने वाली स्त्री आ गई इस तरह से कहने की बजाय हम भाषा के सौंदर्य को अगर इस तरह से कहें कि पतिव्रता स्त्री आ गई, तो ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा सटीक लगता है। ये बात आप सब जानते हैं। तो भाषा के सौंदर्य में अभिवृद्धि करने हेतु समास की आवश्यकता हमें पड़ती है ना। जैसे मान लो, एक उदाहरण से और समझा सकता हूं। जैसे महान है उदय जिसका,
महान है उदय जिसका आ गए। महान है उदय जिसका आ गए। महान है उदय जिसका आ गए, उसकी बजाय अगर मैं इस वाक्य को यूं कहूं कि महोदय आ गए, तो आप खुद जानते हैं कि कौन सा सही होगा, है ना? कौन सा सही होगा आप सब जानते हैं। महान है उदय जिसका आ गए या फिर महोदय आ गए। तो हम सब जानते हैं कि महोदय जो है वो सही शब्द है अपने आप में। सही चल रही है ना क्लास? मुझे थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा आपको, यहां से इस साइड कर देते हैं। ठीक है, अब सही चल रही। मैं जानता हूं व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहीं से कई बार नीचे अलग चला जाता है, लेकिन अपने डिजिटल बोर्ड का यूज करेंगे, लेकिन टेस्ट जब होंगे ना तो डिजिटल बोर्ड पे ही लेने का प्रयास करेंगे। बाकी यहां पढ़ते हैं तो ताकि अब ये चीजें इतनी लिख सकते हैं, उस पर कई चीजें बाद में याद आती है। पीपीटी तो तैयार हो जाती है, पहले फिक्स होता है कि नोट्स हैं, नोट्स को तुम फटाफट पीपीटी बना दे, फिर बाद में कई चीजें याद आती है तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो महोदय आ गए, ठीक है। तो यहां आप समझ सकते हैं ये वाक्य जो है ये भाषा का सौंदर्य बढ़ा रहे हैं, तो इस कारण से ये समास, तो ये समास होता है। अब जैसे एक बात और है कि इस समास शब्द का अर्थ, कई अर्थ निकलते हैं इसके, जैसे मिलाना, भाई ये शब्दों को मिलाता है कि नहीं मिलाता है, आप सब जानते हैं मिलाता है कि नहीं मिलाता है, ठीक है। इसके अलावा समाहार, इन समास शब्दों के कई अर्थ निकल जाते हैं, मिलाना, समाहार, ठीक है। या फिर मान लो जैसे पूर्णता, ठीक है, मिलाना, समाहार, पूर्णता, सिकुड़न। सिकुड़न आप सब जानते हैं कि ये सारे शब्द इसके अर्थ ही हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि इस देव के लिए आलय, इसको हमने मिलाया भी है, इसको हमने समाहार किया है, इसको हमने पूर्णता प्रदान की है, और ये पूरा वाक्य जो है एक शब्द में सिकुड़ गया है। हम चाहें जितना अर्थ लेना चाहें ले सकते हैं। जैसे मान लो इसको ले लिया हमने सम्मिश्रण, सम्मिश्रण, या हम इसको मिलाप कह दें, तो हजारों इसके अर्थ निकल जाएंगे, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, सिर्फ विद्वता की बातें हैं। एग्जाम में कैसे आ सकते हैं और कैसे हमें पढ़ना है, उस चीज को हम ध्यान में रखकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आराम से पढ़ते जाएं। और देखिए हिंदी की जो टेस्ट सीरीज है सेकंड ग्रेड की, अगर आपने अब तक नहीं ली है तो उसे ज़रूर परचेज करें, बहुत बढ़िया टेस्ट चल रहे हैं। इसके अलावा बहुत जल्द आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का एक शेड्यूल मिलेगा। ऐसा शेड्यूल आप पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत में भी, आप मैं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्यों बहुत ज़बरदस्त शेड्यूल जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, यहाँ से नियम से स्टार्ट करता हूँ। 2-3 नियमों का विशेष ध्यान रखिएगा। नियम नंबर पहला क्या कहता है कि आप पद की प्रधानता के आधार पर, पद की प्रधानता के आधार पर समास का नामकरण होना चाहिए। समास का नामकरण होना चाहिए। पद की प्रधानता के आधार पर समास का नामकरण होना चाहिए। जैसे राजा का पुत्र, तो यहां पे कौन सा पद प्रधान है? पुत्र। क्यों? क्योंकि विभक्ति किसके अनुसार आई है? द्वितीय पद के अनुसार। तो यहां पे शब्द बनेगा राजपुत्र। तो यहां पे द्वितीय पद प्रधान है, और द्वितीय पद प्रधान किसमें होता है? तत्पुरुष में होता है। किसमें होता है? तत्पुरुष में। तो ये क्या हो गया? पद की प्रधानता के आधार पर, तो ये राजपुत्र हो गया, ठीक है। दूसरा है कि समास विग्रह, समास विग्रह के अनुसार, समास विग्रह के अनुसार नाम बदलता है। बिल्कुल, समास विग्रह के अनुसार नाम बदलता है। ये भी आप जानते हैं कैसे? जैसे हमने लिया, उदाहरण लेते हैं, फिक्स उदाहरण आपको पता ही है सबको, पीतांबर। पीतांबर, पीत है
अंबर जिसके, तो कौन हो गया यहां, कौन सा समास हो गया यहां, बहुव्रीहि हो गया। विग्रह हमने कैसे किया, और पीत है जो अंबर, तो ये विग्रह किसके अनुसार किया, कर्मधारय के अनुसार। जैसे और बताता हूं आपको, कई बार हम विग्रह इस प्रकार से करते हैं, जैसे आपको पता है सर दर्द, सर दर्द, तो आप सर दर्द का जब आप विग्रह करते हो, सर सिर दर्द करते हैं, सिर दर्द, क्या सर दर्द नहीं होता सर, सिर दर्द होता है, सिर का दर्द, तो यहां पे कौन सा हो जाता है, संबंध तत्पुरुष, कौन सा हो जाता है, संबंध तत्पुरुष। और अगर हम मान लो इस तरह यूं करते हैं कि सुरेश तो मैडम का सरदर्द बना हुआ है, इसका विग्रह, सॉरी ये तो हो गया सिर दर्द संबंध, और इसका यूं करते हैं सिर में दर्द, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष। बात समझ आई, तो ये हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। ये होता है नियम नंबर 2। तो नियम नंबर 2 भी आप विशेष ध्यान में रखें। समास विग्रह किसी सामासिक पद के वाक्य या भाषा में लिए जाने वाले अर्थ के आधार पर किया जाता है। हाँ ठीक है, तो ये 2 नियम आप विशेष ध्यान रखें। एक पद की प्रधानता के आधार पर समास का नामकरण होता है, और दूसरा समास विग्रह के अनुसार उसका नाम बदलता है। अगर मान लो, आपको सबको बता दूं, आगे जब भी समास आएंगे, जो भी एग्जाम्पल आएंगे, अगर वो तीसरा अर्थ दे रहे हैं तो वो 100% किसमें चले जाएंगे, बहुव्रीहि में। लेकिन उसके मूल में दूसरा समास होता है। हम जैसे मान लो जैसे आजानुबाहु, आजानुबाहु आया, तो ये शब्द निश्चित रूप से हम अव्ययी भाव में करते हैं, लेकिन ये तीसरा अर्थ देने के कारण ये बहुव्रीहि में चला जाता है। दोनों आते हैं तो बहुव्रीहि को प्राथमिकता देनी चाहिए। यानी एक समास, एक शब्द, सामासिक पद जिसमें मान लो तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, या कोई सा भी समास हो, लेकिन उसमें साथ में बहुव्रीहि भी है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पे मान लो एग्जाम में आ गया और पूछ लिया, जैसे मान लो त्रिदेव में त्रिसंख्यावाचक है, तो मान लो द्विगु में हमने कर दिया, लेकिन वो तीसरा अर्थ दे रहा है, तो तीसरा अर्थ दे रहा है, इसका मतलब बहुव्रीहि प्राथमिकता देनी चाहिए। बाकी मैं जब इतने एग्जाम्पल करवाऊंगा, आप आराम से देखेंगे तो क्लियर होता चलेगा। अभी तो सिर्फ रूपरेखा चल रही है समास की, अभी तक तो रूपरेखा चल रही है। उसके बाद आप देखेंगे समास जो हैं उसके भेद। तो देखिए एक बात बताऊं आपको, मौलिक रूप से तो इसके 4 भेद हैं, लेकिन इसके 6 भेद माने जाते हैं। मौलिक रूप से तो इसके बिल्कुल दोस्तों कितने भेद हैं, 6 भेद हैं, लेकिन विभाजन में पदों की, अब ये कहते हैं कि सर ये जो 6 भेद आपने क्यों माने, मौलिक रूप से आप बता रहे हो 4 पद हैं और 4 भेद हैं, और यहां पे देखो ये क्या होता है, ये जो वर्गीकरण है ना, पदों की प्रधानता के आधार पर, और यही वर्गीकरण आजकल सर्वमान्य रूप से साबित हो चुका है। मौलिक रूप से समास के 4 ही भेद माने जाते हैं, जबकि पदों की प्रधानता के आधार पर जो हैं इसके 6 भेद माने जाते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर कितने माने जाते हैं, 6 भेद माने जाते हैं। सर आपने पिछली क्लास में बताया था कि 6 ही मानने हैं, 4 आ जाए, तो देखो मैं हर क्लास में कुछ नया बताते हुए चलूंगा, गलत वो भी नहीं बताया था, गलत ये भी नहीं बताऊंगा, है ना, तो ये मत सोचना। तो पदों की प्रधानता के आधार पर जो समास के हैं वो 6 भेद माने जाते हैं, जबकि मौलिक रूप से इसके कितने हैं, हाँ। चलिए अब सबसे पहले 1 नंबर डालते हैं, अव्ययी भाव समास। इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। दूसरे नंबर पे आता है तत्पुरुष समास। इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, हम सब जानते हैं, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें उदाहरण देखेंगे तो हम देखेंगे यथा समय, ठीक है। इसमें हम देखेंगे तो मान लो देख लिया
राजपुत्र। तीसरे समास की बात करेंगे तो कर्मधारय। ये चूंकि तत्पुरुष का ही भेद माना जाता है इसलिए दूसरा पद प्रधान माना जाता है। जैसे नीलोत्पल। चौथे नंबर पे आता है द्वंद्व करें क्या? द्वंद्व आप सब जानते हैं, इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। वैसे तो देखो द्विगु आना चाहिए, क्योंकि द्विगु में भी दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरे वाले एक साथ आ जाते हैं, है ना। जैसे माता पिता, जैसे धर्मा धर्म, धर्माधर्म। उसके बाद आता है द्विगु। द्विगु में आप सब जानते हैं दूसरा पद प्रधान होता है और प्रथम पद जो है वो संख्यावाची होता है। जैसे दुमट, दो प्रकार की मिट्टी। और छठा समास जो होता है बहुव्रीहि, इसमें अन्य पद कह सकते हैं प्रधान होता है, या कुछ कई किताबें तीसरा पद लिखती है अन्य पद प्रधान। जैसे चक्रधर। तो ये कुछ ऐसे इनके उदाहरण हैं। तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि, इस प्रकार से ये समास जो हैं वो 6 प्रकार के। अगर आपको थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ी सी अपनी मोबाइल की जो है क्वालिटी है वो बढ़ा ले, फिर आपको आराम से साफ दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, तो ये होता है 6 प्रकार के समास। अब हम भेदों की ओर चलेंगे। अगर आप साथ साथ में लिखते चलोगे ना तो बहुत बढ़िया रहेगा, आनंद आ जाएगा। और जो ऑनलाइन पेड कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्होंने मान लो पहले समास कर रखे हैं तो वो भी अगर करना चाहें तो करें, क्योंकि मैं कुछ नए उदाहरण बताऊंगा, ऐड करते हुए चले, बहुत बढ़िया आनंद आएगा, है ना। हाँ, क्यों बढ़िया उदाहरणों को सीखने को मिलेंगे तो इससे अच्छी बात ही क्या है। क्यों मैं काफ़ी उदाहरण जो है मैंने लिखे हैं आज। सबसे पहले हम बात करेंगे अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव समास, इसकी कुछ विशेषताएं अगर हम बात करें, इसकी कुछ विशेषताएं बात करें, इसकी विशेषताएं या परिभाषा पॉइंटों में लिखते हैं। पहला पद प्रधान होता है, इसका पहला पद प्रधान होता है, या पहला पद जो है अव्यय होता है, या अव्यय के योग से पूरा पद अव्यय बन जाता है, अव्यय बन जाता है, या पहला पद उपसर्ग होता है। अब उपसर्ग की बात करूं तो आप जानते हैं संस्कृत के जो 22 उपसर्ग हैं उनको तो प्रमुख रूप से शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई, उपसर्ग हो गया। उसके अलावा या एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, इन सब पॉइंटों को एक्सप्लेन करूंगा मैं। या एक शब्द की पुनरावृत्ति हो तो ऐसी कंडीशन पे भी जो क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है ना। और एक शब्द की पुनरावृत्ति, ये कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, ये कुछ विशेषताएं हैं। अब देखो, आप सब जानते हैं कि कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं, कुछ एक शब्द देखो, पूर्व, मतलब आप जब पद देखोगे तो समास में चूंकि 2 पद होते ही हैं, एक प्रथम पद और एक द्वितीय पद, या जिसे उत्तर पद भी कहते हैं। पूर्व में कौन कौन से आ जाए, मूल रूप से जो ज्यादा आते हैं, यथा, आ,
बे, बा, ये उपसर्ग तो आएंगे ही आएंगे, इसके अलावा बता रहा हूं मैं, ठीक है। अनु, नी, दर, जो ज्यादा आने वाले हैं मैं सिर्फ वो बताऊंगा, ठीक है। स, यथा, आ, बे, बा, अनु, ठीक है, ये हो गए। और भी यावत, ठीक है, यावत, यथा, तथा, तथा, ये शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं पता होगा। तथा शब्द भी अगर आ जाता है तो निश्चित रूप से उसमें कौन सा होता है बताऊंगा, उदाहरण बताऊंगा, है ना। मैं जो भी यहां लिखूंगा सब उदाहरण बता दूंगा। हर, ब, हर, ब, और एक और हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ठीक है, आदि, हर, ब, प्रति, बस इतने बहुत है, बाकी तो उपसर्गों में शामिल हो ही गए। जैसे ये मैंने बताया संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं, इनमें अगर आपको पूर्व में ये शब्द मिले, मैं आगे उदाहरण करवाऊंगा तो ध्यान रखिएगा। यथा, आ, बे, बा, अनु, नी, दर, स, यावत, तथा, हर, ब, प्रति, यदि, तो ये कुछ विशेष शब्द हैं। अगर किसी शब्द के पूर्व में मिलते हैं तो वहां पर अव्यय भाव समास ही होगा। एक तो ये बात ध्यान रखें। दूसरी बात, पूर्व के बाद में पश्चात, किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के पश्चात, या मैं लिखूं पूर्व के अंत लिखूं सही रहेगा। अगर अंत में कौन कौन से शब्द देखें, पूर्वक, अर्थ, अनुसार, उपरांत, पूर्वक, अर्थ, अनुसार, उपरांत, ठीक है, और हां पर्यंत, पूर्वक, अर्थ, अनुसार, उपरांत, पर्यंक, अर्थ भी हो गया, ठीक है। और इसके अलावा आप देखेंगे अनुसार हो गया, अर्थ हो गया, पूर्वक हो गया, पर्यंत हो गया, तो ये कुछ तो हो गए। और मुख्य रूप से यही है, अगर किसी शब्द के अंत में आपको ये मिल जाए, देखो बोर मत होना, थोड़ा क्लास पे कंसंट्रेट करके, क्योंकि मैंने कल बैठ के कुछ नया समाज में कुछ नया खोजने का प्रयास किया है। तो मैंने अपने नोट्स जो हैं उसमें भी बहुत कुछ नया ऐड किया है, तो मैं आपको कुछ नई चीज़ें और बता रहा हूँ। जैसे एकदम क्लियर कर दूंगा, उदाहरण आते आते तो आपका अव्यय भाव समास जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है भाई, कुछ लोग बोलते हैं सर बोर हो गए आपकी क्लास में, भाई पढ़ने में अगर बोर हो रहे हो तो भाई तैयारी मत करो, है ना। और हंसी मजाक से अगर पढ़ाऊँ तो देखो, हंसी मजाक से पढ़ाना, यहाँ कोई कोई मनोरंजन, कोई मूवी तो चल नहीं रही है जो मैं हंसी मजाक करवाऊंगा ना। तो थोड़ा सा ध्यान से समझे, पूर्व में ये आ जाए और किसी शब्द के अंत में अगर ये शब्द आए तो वहां पर ये होता है। इसके अलावा एक बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं जो मैंने अभी तक अपनी आज तक की किसी क्लास में नहीं बताई, वो चीज आपको बता रहा हूं। मैंने आप अपनी ऑफलाइन क्लासों में नहीं बताया, हालांकि मैं ये वीडियो जो ऑनलाइन पेड कोर्स में अपलोड करूंगा, तो ये इसलिए कि आपको पता रहे कि मैं अपडेट करने वाला इंसान हूं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी के साथ भेदभाव करता हूं या यहां अच्छा पढ़ाता हूं पेड में, नहीं, ये उनको भी मिलेगा। कुछ नया अपडेट किया है तो कुछ बढ़िया चीज मिलेगी। विशेष, विशेष क्या है दोस्तों, देखो जैसे कु, क, दुर, कु, क, दुर, ठीक है। महा, श्रेष्ठ, बद, महा, श्रेष्ठ, बद, खुश, अल्प आदि। ये कुछ ऐसे उपसर्ग हैं, ये कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जो अगर किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं तो वो कर्मधारय समास में चले जाते हैं, कर्मधारय समास बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारे विशेषता बताने वाले उपसर्ग हैं, ये सारे विशेषता बताने वाले उपसर्ग हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि उपसर्ग तो हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, उपसर्ग तो सारे के सारे जो हैं वो अव्यय भाव में आते हैं। लेकिन देखिए, जैसे कुपुत्र, बुरा है जो पुत्र, है ना, कपूत, बुरा है जो पूत, ठीक है। जैसे अभी हमने क्या कहा था, जैसे महा,
विद्यालय महान है जो विद्यालय। तो इस प्रकार से जो उदाहरण होते हैं जहां पर कुछ विशेषण, कुछ उपसर्ग होते हैं वो विशेषण के रूप में आते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में जो है वो वहां पर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। बात मेरी उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रही होगी। हाँ, देखो बाकी तो मैं क्लास के बाद पूछूंगा कि आपको कैसा लगा, क्या लगा, लेकिन फिलहाल अव्ययी भाव समास बढ़िया तरीके से हो जाए तो बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लगेगा कि चलो आपको समझ आई। तो ये तो अगर पूर्व में लग जाए तो यहां पर क्या है, अव्ययी भाव समास है। अब मैं उदाहरण ही करवाऊंगा। ये किसी के अंत में आए तो क्या है, अव्ययी भाव समास है। ये किसी शब्द के आगे आते हैं तो वहां पर अव्ययी भाव ना होकर कर्मधारय होगा। कर्मधारय ऑप्शन में ही नहीं है तो ऐसी कंडीशन पे अव्ययी भाव करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कर्मधारय होगा क्योंकि ये विशेषता बताने वाले उपसर्ग हैं, इसलिए विशेषण के रूप में आते हैं। तो मैं मिटा रहा हूं, ये स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लिया होगा अब तक आपने, ठीक है। हाँ, अब आप शब्द लिखेंगे सारे अपने रजिस्टर में। अगर कोई कॉपी लेके बैठे हैं तो ठीक है, और कई होशियार हैं कहना ना मान जरूरती को नहीं, वो अलग मैटर है। देखो, अव्ययी भाव के उदाहरण, यथाशक्ति, यथा समय, यथार्थ, यथाशक्ति, यथा समय, यथार्थ, ठीक है। और बढ़िया बढ़िया उदाहरण लिखाऊंगा। यथोचित, तथागत, तथागत, तथागति। मैं उपसर्ग देख जो जो आपको लिखाए हैं ना उसी के अकॉर्डिंग लिखाऊंगा। ये दिखाई तो दे रहा है ना आपको? हाँ दिखाई दे रहा है। थोड़ा बीच बीच में मैं हटता हूं तो ब्लर हो जाता है। तथागति, प्रत्यंग, ठीक है, प्रतिगति। बिल्कुल, मैं आपको ये शब्द ही लिखवाऊंगा, अभी इसके अर्थ नहीं बताऊंगा। डेली का मेरा यही नियम होगा, ये शब्द आपको दूंगा ताकि आप नोट करें रजिस्टर में, वरना रजिस्टर में नोट नहीं करते। बढ़िया बढ़िया जितने भी उदाहरण है फिर आपको कल आते ही सबसे पहले वही करवाऊंगा इसके हल, ताकि इसी बहाने आपकी रेगुलरिटी बनी रहे। प्रत्यंग, प्रतिघात, प्रत्युपकार, प्रतिघात, प्रतिगति, प्रत्युपकार, ठीक है। आबाल वृद्ध, बहुत बढ़िया शब्द बता रहा हूं। आपाद मस्तक, आपाद मस्तक, आरक्षण, ठीक है, आरक्षण, दिनों दिन, रातों रात, कानों कान, विवाहोपरांत, मरणोपरांत, दानार्थ, दर्शनार्थ, दर्शनार्थ, सावधान, यावजीवन, दरअसल, दरअसल,
सप्रसंग, सप्रसंग, भरसक, आसमुद्र। ऐसे बहुत से उदाहरण होंगे जो आपके पहले सुने हुए नहीं होंगे। अगर आप समझना चाहोगे तो बहुत बढ़िया उदाहरण बताऊंगा। ठीक है। प्रत्याशा, प्रत्यक्ष, अनुदान, गंगा पार, अनुदान, गंगा पार। ठीक है। इसके अलावा और भी बताता हूं, रुको, मेरे मेहनत आप तक पहुंचनी चाहिए। निसंकोच, निसंकोच, आमने सामने, आमने सामने, प्रतिक्रिया, नियमन, प्रतिक्रिया के बाद नियमन, नियंत्रण। या तो होशियार हो तो इसके आप बता दो, और नहीं तो देखते जाओ। सारे शब्द यही लिखाऊंगा। सानुज, बहुत सारे शब्द एक साथ ही लिखा दूंगा ताकि कल आते ही सीधा वही करते रहें। ठीक है। सानुज, अतिसार, सानुज, अतिसार, यथासाध्य, अनुसार, यथासाध्य, अनुसंधान, अनुसंधान, यहां लिख देता हूं। अंतर, अंतर्व्यथा, अंतर्व्यथा, अनुमान, अंतर्व्यथा, अनुमान, अत्यल्प, अत्यल्प, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय, कुशलतापूर्वक, ध्यानपूर्वक, कुशलतापूर्वक, ध्यानपूर्वक, विवाहोपरांत, मरणोपरांत हो गया। ठीक है। और कौन सा रह जाता है ऐसा बढ़िया सा? हितार्थ, ये तो हो गया। दानार्थ, दर्शनार्थ, ये दानार्थ दर्शनार्थ लिखे ना, यहीं एक और लिख लो, हितार्थ। ठीक है, ये भी बढ़िया है। और प्रतिध्वनि और प्रत्येक, प्रत्येक। ठीक है। सावधान लिख दिया क्या मैंने? नहीं लिखा, लिख दिया। भरपेट लिखा, एक भरपेट भी लिख लो, सावधान भरपेट, है ना। और कथनानुसार, विवाह अनुसार वाले कुछ उदाहरण लिखे क्या? अनुसार वाले मैंने लिखे नहीं शायद, है ना। हाँ, अनुसार वाले लिखना है एक आधा।
कथनानुसार, प्रसंगानुसार। ये देखिए आपको लगभग 40 से 50, 40 एक शब्द हो गए होंगे मेरे ख्याल से। 3 3 6 9 18 27 36, हाँ बिल्कुल 40 से 50 शब्द हो गए। चाहूं तो अभी इस क्लास को थोड़ा सा 15 मिनट और लगे और उसका मैं फटाफट वर्गीकरण कर दूं, लेकिन नहीं, आप इस क्लास का अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो अच्छी बात है, लेकिन सोच के देखिए आपके जहां भी नोट्स लिखे हुए हैं उनमें से इनमें से बहुत से शब्द वहां मिल जाएंगे, कुछ एक शब्द वो ऐड नहीं होंगे वहां। आप कम से कम इन नए शब्दों को वहां ऐड तो कर लीजिए, इतना तो कष्ट कीजिए, वहां ऐड कर लो, उसके बाद उनका अर्थ देख लो। कल पहली क्लास में आते ही सबसे पहले फटाफट यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा समय, ठीक है, यथार्थ क्या है, यथोचित क्या है, जैसा उचित, तथागत, तथागति बहुत अच्छे उदाहरण है। प्रत्यंग, प्रतिध्वनि, प्रत्येक, भरपेट, प्रतिगति, प्रतिघात, प्रत्युपकार, आबाल वृद्ध, कैसे विग्रह करेंगे इसका, है ना। जैसे ही नियमन, कहाँ गया नियमन, नियंत्रण, इनका विग्रह कैसे करेंगे। तो आज आप बैठ के देखो, पढ़ो आराम से, उसके बाद ऐसे शब्द बताता हूं। बहुत सी चीजें ऐसी है जो आपको नहीं मिलेंगी और क्लासेस का आनंद भी आएगा, लेकिन थोड़ी मेहनत, अगर मैं मेहनत कर रहा हूं, देखो मैं भी जो है मेरे नोट्स जो है उसमें ऐड करके लाया हूं कि हर बार अपडेट करते रहेंगे ना तभी इज्जत बनी रहेगी, ठीक है। और एक टीचर को तो अपडेट होना ही चाहिए, तो कुछ नया लाऊंगा तभी तो ऑफलाइन वाले जो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पे हैं उनको तो अभी तो और भी क्लासेस और देने वाला हूँ। मैं तो अपनी ओर से जितना प्रयास करना है ना उतना प्रयास करूंगा, चाहे यूट्यूब हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे ऑनलाइन हो। बस मेन आनंद तो तभी है जब आप लोग सिलेक्शन दो और कहो कि सर आपके चैनल पे आने से हमें फ़ायदा हुआ है, हमें कुछ नया सीखने को मिला है। अगर मेरे चैनल पर आकर एक स्टूडेंट भी अगर ये कहता है कि सर हमें आपके चैनल पर आने से हमारी पहले की व्याकरण में थोड़ा सा फर्क आया। अब आप देखेंगे मैंने जो बताया कि ये जो यथा, प्रति, तथा, ये किसी शब्द के आगे आते तो अव्यय भाव होता है, फिर उसका विग्रह कैसे करेंगे वो तो अब आपको बताएं। अब आरक्षण का विग्रह क्या आरक्षण तक होगा, जही देखो आरक्षण है और आ जन्म है और आ मरण, तीनों में जो है उपसर्ग लगाए आ, लेकिन तीनों का विग्रह अलग अलग होता है, तीनों का विग्रह अलग अलग होगा। तो ये क्यों होगा, कैसे होगा, इतना नया मिलेगा जिसकी हद नहीं है। आप अपनी ईमानदारी से जो है वो रेगुलर क्लास लेते रहें। आज की क्लास मैंने आपको दे दी, कल की क्लास भी आपको मिल जाएगी, बढ़िया बढ़िया क्लासेस मिलेगी, मजा आएगा पढ़ने का। जुड़े रहें और क्लास जैसे ही अपलोड होती है ना, एक अपना फिक्स बांध लो कि देखो सर की 9 बजे क्लास आती है तो 9 बजे अपने को क्लास देखनी ही देखनी है। ऐसा नहीं सर बाद में देख लूंगा तो ये कर लूंगा, तो भाई आरपीएससी भी कहते कि यार एक काम करता हूं मैं तुझे बाद में ले लूंगा, तो इस भर्ती में लेना जरूरी है क्या तेरे को, अगली भर्ती में ले लूंगा। आरपीएससी भी आपसे यही कह सकती है कि मैं आपको बाद में ले लूंगा, मुझे 1298 चाहिए, मेरे पास फिक्स हो चुके हैं जो टाइम टू टाइम आकर क्लास देखते हैं। तो ये बात सोच के देखिए, आप 4 लाख में से 1298 चाहिए, मैं बार बार ये बात जताता रहता हूं। अर्थात पढ़ाई को पहले प्रायोरिटी दीजिए, बाकी चीजों को बाद में दीजिए। और जो तन मन से, वो कहता है ना कि पहले इस स्टडी को प्रायोरिटी दे रहा है, मेरी क्लासेस को प्रायोरिटी दे रहा है, उसका सिलेक्शन 100% होगा। ऐसा तो मैं भी कहता हूं यार 9 बजे क्लास रिकॉर्डिंग बाद में दे दूं, तो आप कैसे, बहुत से स्टूडेंट उतावले हो जाते हैं, सर आपकी क्लास नहीं आई, सर हम तो रेगुलर नोट्स बना रहे हैं। तो उनका जब सोचता हूं ना तो मन करता है कि नहीं यार अपने को क्लास देनी चाहिए, अपनी क्लास देनी चाहिए। वैसे ही आपको ये बढ़िया क्लासेस मिल रहे हैं, कल आते ही इनको विवरण होगा, तो इस बहाने एक फायदा क्या होगा कि कल वापस आते एक बार अव्यय भाव रिवाइज होगा, और रिवाइज होने के तुरंत बाद तत्पुरुष की ओर चल पड़ेंगे, फिर दूसरे दिन तत्पुरुष के ऐसे ही उदाहरण देकर छोड़ूंगा फिर, ठीक है ना। तो बढ़िया तरह से रेगुलर रहें। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए तो रीड की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो रही है, और सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज, फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है। फिर भी कोई जैसे किताबों का, साहित्य को विस्तृत रिवीजन क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन, तो थोड़ा बहुत मत देखें और बढ़िया क्लासेस लेवें और आनंद से पढ़ते रहें। ये तो रिवीजन के रूप में रहेगी, ऑफलाइन क्लासेस और भी ज़बरदस्त है, और ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर मिल रही है। सामाजिक की रीड की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है, सेकंड ग्रेड में फोकस है, तो सामाजिक की टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि उससे कुछ प्रैक्टिस तो होती रहेगी, ताकि पता चलता रहे किस टॉपिक में कैसे प्रश्न आ सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। फिर भी आप सब समझदार हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बहुत जल्द बीकानेर वालों ऑफलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। अगर आप बीकानेर से हो और आसपास से हो तो वो शेड्यूल जरूर देखिएगा, मैंने अभी तक जारी नहीं किया है, ऑफलाइन बच्चों को दे दिया मैंने, तो आप लोगों को भी मिल जाएगा। ऐसा शेड्यूल आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना जब, और उस शेड्यूल से अकॉर्डिंग अगर पढ़ाई कर ली तो सिलेक्शन तो दौड़ के खुद आएगा।
और अगर उस शेड्यूल के साथ आपने धोखा किया तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं ठीक इसी वक्त बढ़िया क्लास के साथ, आगे तत्पुरुष की ओर बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।